हेलो बच्चों, आज अपन एक नया टॉपिक लेके आए स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। वी स्टडी द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 3 है अपने, चैप्टर नंबर 3 है उसकी स्टडी कर रहे हैं। उसमें आज अपन पढ़ेंगे स्पर्म का स्ट्रक्चर, स्पर्म स्ट्रक्चर। ठीक है, स्पर्म आपको सबसे पहले बताना ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। इट इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, आंखों से नहीं दिखेगा आपको, ये सीमन के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज ए माइक्रोस्कोपिक एंड मोटाइल। मोटाइल होता है, कैसा होता है? मोटाइल, गतिशील होता है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट बताना, स्पर्म इज ए मेल गैमेट। स्पर्म का एक और नाम होता है, इसको मेल गैमेट भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड मेल गैमेट्स। इसको मेल गैमेट्स के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना, जो स्पर्म है, स्पर्म का अगला पॉइंट आप बताओ। इट इज फॉर्मेशन इन टेस्टिस। ये टेस्टिस में बनता है। इट इज फॉर्मेशन इन टेस्टिस। टेस्टिस में कहां पर? सेमिनिफेरस ट्यूबस के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूबस के अंदर कहां बनता है? सेमिनिफेरस ट्यूबस बनता है। ये मैंने पहले बता रखा आपको, टेस्टिस के स्ट्रक्चर बताया तब। तो अपन कह रहे हैं टेस्टिस के अंदर कहां बनता है? सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में बनता है स्पर्म। ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। मेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्म। इट इज ए हैप्लॉइड सेल। अगला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट, उससे भी इंपॉर्टेंट, इट इज ए हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल के एग्जांपल पूछे जाते हैं। गैमेट्स, गैमेट्स इज हैप्लॉइड। इट मीन दे हैव वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। We denote as a N. N means one set of chromosome. One set of chromosome. ये हैप्लॉइड्स होते हैं, इसमें एक सेट होता है क्रोमोसोम्स का, ये ध्यान रखना है। फिर पहले आपने सबसे पहले बताया, इट इज ए माइक्रोस्कोपिक, इट इज ए मोटाइल स्ट्रक्चर, इट इज आल्सो कॉल्ड मेल गैमेट एंड स्पर्म फॉर्मेशन इन ए टेस्टिस सेमिनिफेरस ट्यूबस। टेस्टिस में कहां बनता है? सेमिनिफेरस ट्यूबस में बनता है। इट इज ए हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल्स होते, इट मीन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट। इट मीन नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23। अब ये जो स्पर्म होते हैं उसकी विशेषता आपको ये सब एक्सप्लेनेशन देना है सबसे पहले। ठीक है, छोटे छोटे इसमें क्वेश्चन बन गए। अब अपन स्पर्म है उसके पार्ट्स पढ़ेंगे। स्पर्म का सबसे पहला पार्ट होता है जिसको कहते हैं हेड। पहला सबसे पहला पार्ट हेड। फिर उसके बाद है नेक। स्पर्म के 4 पार्ट्स होते हैं, हेड है, नेक है, मिडिल पार्ट है और टेल है। ठीक है, 4 पार्ट होते हैं इसके। स्पर्म डिवाइड इन 4 पार्ट्स। स्पर्म डिवाइड इन 4 पार्ट्स, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से 4 पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर स्पर्म डिवाइड होता है। अब अपन स्पर्म का डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम से आपको स्पर्म पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि स्पर्म के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, अपन लगातार स्टडी कर रहे हैं और अपना टारगेट इस बार 100 ऑफ 100। आप लोगों को कुछ भी हो जाए, लाइन से लाइन याद करनी है और आपको आपका टारगेट, आपके मन में एक ही टारगेट होना चाहिए, यू अचीव द 100 ऑफ 100। 100 में से 100 नंबर आने चाहिए आपके इस साल एग्जाम के अंदर, जो 2022 में बोर्ड एग्जाम होगा उसके अंदर। दूसरा आपका टारगेट है यू अचीव द नीट। मैं आप लोगों के साथ हूं, आप लोग मेरी मेहनत को बेकार नहीं होने दोगे और मैं आपके ऊपर पूरा विश्वास करता हूं कि आप लोग क्रैक कर लोगे नीट 12th के साथ। लाइन से लाइन आपको पढ़ाई जा रही है एनसीईआरटी। जो सीबीएसई आरबीसी का सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस हो चुका है। अपन लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, एक भी लाइन को मिस नहीं कर रहा हूं मैं आपके, बिल्कुल लाइन से लाइन आपको बताया जा रहा है। अगर आपने इस लाइन से लाइन क्लियर कर लिया तो आपको कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप मेरे वीडियो देखना और आपके मिला लेना, सवाल सारे इसी में से मिलेंगे। ठीक है, अब अपन स्पर्म स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। स्पर्म का स्ट्रक्चर है उसकी अपन स्टडी कर रहे हैं। तो स्पर्म के 4 पार्ट्स है, उसका अपन डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम से आपको क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। अब स्पर्म के अराउंड सबसे पहले आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनानी है। क्या बनानी है? स्पर्म इज स्पून शेप। स्पर्म स्पून शेप का होता है, ये प्यूबर्टी एज होती है उसमें बनने स्टार्ट होते हैं। स्पर्म इज स्पून शेप, चम्मच के आकार का आपको स्पर्म बनाना है। ठीक है, ये चम्मच के आकार का आप स्पर्म बनाओगे, स्पून लाइक स्पर्म। यू फॉर्मेशन, ये सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ऐसे यूं बनानी है। दिस इज ए स्पर्म स्ट्रक्चर, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाओगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको 2 लेयर्स बनानी है, ऐसे 2 लेयर्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स बनानी है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से आपको 2 लेयर्स बनानी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। सबसे पहला आपका टारगेट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज स्पर्म इज कवर्ड बाय व्हिच मेम्ब्रेन, देन यू से दैट इट इज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कौन सी मेम्ब्रेन से कवर होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर है। स्पर्म इज कवर बाय ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इससे क्या स्पर्म कवर है। तो सबसे पहले आप स्पर्म बना रहे हो, उसमें क्या है, उसमें आपने ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दी इस तरह से। ये आपको स्पर्म बनाना, ठीक है। अब अपन इसके पार्ट्स डिनोट करते हैं। सबसे पहला पार्ट है जिसको अपन कह रहे हैं हेड। क्या कह रहे हैं, हेड। फर्स्ट पार्ट इज हेड। सेकंड जो बहुत ही लो डेवलप होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, कहां शुरू होता है कहां खत्म होता है, साइंटिस्ट कुछ साइंटिस्ट इसको मानते हैं नेक और कुछ कहते हैं ही नहीं नेक। फिर उसके बाद है मिडिल पार्ट। फिर कौन सा पार्ट है, मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट ये इंजन है, क्या है, इंजन है ये। और ये है आखिर में टेल, क्या है, जो लोकोमोशन में हेल्प करेगी, क्या करेगी। अब अपन ये 4 पार्ट्स है इसके स्पर्म के। हेड पार्ट है, दूसरा नेक पार्ट है, तीसरा मिडिल पार्ट है और चौथा कौन सा, टेल। कौन सा, 4 पार्ट है। स्पर्म डिवाइड इन 4 पार्ट्स। पहला कंसेप्ट अपने क्लियर हो गया। अब अपन क्या कर रहे हैं, हेड को टारगेट कर रहे हैं। जैसा हेड का शेप होगा वैसा ही स्पर्म क्या करेगा, ऐसा शेप होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा ये लोकोमोट करे और किसी प्रकार का कोई बिहेवियर नहीं हो। सबसे पहले अपन बनाएंगे स्पर्म के आगे कैप लाइक स्ट्रक्चर। एरो जो स्पर्म है उसके हेड में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। आगे स्पर्म के आगे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्पर्म है उसके हेड में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर। वी फॉर्मेशन एक कैप लाइक स्ट्रक्चर इन स्पर्म हेड। जो स्पर्म का हेड है उसमें कैप लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपन। इट इज कॉल्ड एक्रोसोम। इसको क्या कहते हैं, एक्रोसोम के नाम से जानते हैं। इट इज कॉल्ड एक्रोसोम। ये जो एक्रोसोम है इसको क्या कहते हैं, एक्रोसोम। एक्रोसोम, एक्रोसोम के बारे में आप बताओ। इट इज ए कैप लाइक, ये कैप लाइक होता है, ठीक है। इट इज फॉर्मेशन बाय गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी सेल ऑर्गेनेल होता है, उसके द्वारा ये बनता है। ये सवाल आ चुका है कई बार एग्जाम के अंदर, यहां से क्वेश्चन पुटअप हुआ। गोल्जी बॉडी फॉर्मेशन द एक्रोसोम। एक्रोसोम हैव मेनी लाइटिक एंजाइम्स। एक्रोसोम के अंदर बहुत सारे लाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ये स्पर्म जैसे क्या होता है, ये ओम के कांटेक्ट में आता है, इससे लाइटिक एंजाइम निकलते हैं तेजाब जैसे। और ये जो ओम है उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, वो डिजॉल्व हो जाती है और इसके अंदर घुस जाता है। तो अपन कहते हैं एक्रोसोम हैव मेनी लाइटिक एंजाइम विच इज वेरी हार्मल। बहुत ही ऐसे अपन कहते हैं तेजाब की तरह होते हैं, यानी इनके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तरह कैरेक्टर्स होते हैं। ये जहां गिरते हैं वहां छेद कर देते हैं। ये क्या करेंगे, जो एग मेम्ब्रेन है उसको डिजॉल्व कर देंगे और इसके अंदर क्या होगा, स्पर्म एग के अंदर एंटर हो जाएगा। तो एक्रोसोम, फर्स्ट पॉइंट वी सी दैट इट इज ए कैप लाइक। एक्रोसोम इज कैप लाइक। इट इज फॉर्मेशन फ्रॉम ए गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी से बनता है। इट इज फॉर्मेशन फ्रॉम ए गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी से बनता है। ये सवाल आता है कई बार एग्जाम के अंदर। फिर उसके बाद इट कंटेन लाइटिक एंजाइम व्हिच डिसॉल्व द एग मेम्ब्रेन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। which dissolve the egg membrane during fertilization. Which dissolve the egg membrane during fertilization process. During fertilization process, we know that this is a most important question. ठीक है, ये हो गया अपने एक्रोसोम। एक्रोसोम के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। एक्रोसोम इज found at the anterior part of the sperm. It is a cap-like, and we seen that it is formation from Golgi body. It contains the lytic enzyme which dissolve the egg membrane during fertilization. Sperm enter into the eggs. अब सेकंड है, इसके बाद इसके पीछे होता है जिसको अपन कह रहे हैं, इसके ठीक पीछे प्रेजेंट है जिसका जो मेन पार्ट है जिसको अपन कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हैव ओनली जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस में केवल जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जैसा न्यूक्लियस होगा वैसा ही स्पर्म का हेड होगा। ये क्वेश्चन आता है। न्यूक्लियस ऐसे शेप का होता है ताकि स्पर्म ज्यादा से ज्यादा लोकोमोशन कर सके और स्पर्म किसी प्रकार का बिहेवियर फीलिंग नहीं हो। ये आपको ध्यान रखना। स्पर्म है, इस स्पर्म में सबसे बाहर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर एक्रोसोम है, फिर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कंटेन डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के चारों तरफ कितनी मेम्ब्रेन होती है, 2 मेम्ब्रेन होती है ऐसे न्यूक्लियस के अराउंड। न्यूक्लियस के अराउंड कितनी मेम्ब्रेन्स होती है, हाउ मेनी मेम्ब्रेन्स अराउंड न्यूक्लियस, 2 मेम्ब्रेन। बट इसमें पोर्स नहीं बनाना, न्यूक्लियर कोर इज एब्सेंट।
एंड वी हैव ओनली जेनेटिक मटेरियल, इसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड क्रोमेटिन एंड इट इज फाउंड इन वेरी कंडेंस स्टेज, इसमें क्रोमेटिन पाया जाता है जो कि काफी कंडेंस स्टेज में होता है। इट हैव नॉट आरएनए, इसमें आरएनए नहीं होता है। इट हैव नॉट प्रोटीन, इट नॉट हैव वाटर, देयरफॉर इट इज वेरी लाइट इन वेट। ये इसमें आरएनए नहीं होगा, इसमें प्रोटीन भी नहीं होगा, इसके अंदर वाटर भी नहीं होगा, ओनली जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन which have information, which have in genetic information and transfer to the next generation। जो बाप जो पिता में कैरेक्टर होते हैं वो बच्चे में कैसे आते हैं, इस क्रोमेटिन के कारण आते हैं। क्रोमेटिन किसका? पिता का। पिता का क्रोमेटिन होता है वो किस में जाता है? संतान में। तो ये क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, ओनली क्रोमेटिन प्रेजेंट विच इज फाउंड वेरी कंडेंस स्टेज। ये हो गया हेड। हेड कंप्लीट। हेड में दो ही पॉइंट है। हेड डिवाइड इन टू पार्ट्स। First part is we know that acrosome and second part is called nucleus. Nucleus have only genetic material which is called chromatin, which is found very condensed stage and they are transfer the genetic characters from one generation to next generations। अब इसके पीछे क्या होता है? ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के ठीक पीछे क्या होता है? नेक है। नेक के अंदर दो सेंट्रियोल्स होते हैं। नेक हैव टू सेंट्रियोल्स, नेक हैव टू सेंट्रियोल्स। नेक में कितने सेंट्रियोल्स होते हैं? दो सेंट्रियोल्स होंगे। नेक हैव टू सेंट्रियोल्स। पहला सेंट्रियोल होगा जिसको अपन कहेंगे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। फर्स्ट सेंट्रियोल इज प्रॉक्सिमल एंड सेकंड सेंट्रियोल इज डिस्टल। टू सेंट्रियोल्स बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो सेंट्रियोल्स होते हैं। पहला होता है जिसका नाम होता है प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। एंड दूसरा है जिसको अपन कह रहे हैं डिस्टल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल। दो सेंट्रियोल होते हैं इसमें, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। प्रॉक्सिमल आगे क्या करेगा? आगे आपको बताना है ड्यूरिंग क्लीवेज फॉर्मेशन द माइटोटिक स्पिंडल्स। डिस्टल सेंट्रियोल एक एक्सियल फिलामेंट्स बनाएगा। डिस्टल सेंट्रियोल से कैसे फिलामेंट्स बनेंगे? डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट्स बनेंगे। ये डिस्टल सेंट्रियोल इससे एक्सियल फिलामेंट्स फॉर्मेशन होंगे। ऐसे डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट्स निकलते हैं। विच फॉर्मेशन द मिडिल पार्ट, जिसके द्वारा मिडिल पार्ट बनेगा। विच फॉर्मेशन द टेल, जिससे टेल भी बनेगा। ठीक है, तो ये एक्सियल फिलामेंट्स है। एक्सियल फिलामेंट्स किससे बने? एक्सियल फिलामेंट्स आपको बताना है डिस्टल सेंट्रियोल से बने। अब मिडिल पार्ट, नेक में इतना ही है। नेक कंटेन टू प्रॉक्सिमल, टू सेंट्रियोल्स। नेक कंटेन टू सेंट्रियोल्स। फर्स्ट इज प्रॉक्सिमल, second is distals. Both are perpendicular to each other. We seen that this is a proximal, this is a distal. Proximal and distals both are perpendicular to each other. ये दोनों एक दूसरे कैसे परपेंडिकुलर होते हैं ये ध्यान रखना है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल आगे क्या होगा? माइटोटिक स्पिंडल्स बनाएगा ड्यूरिंग क्लीवेज, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद डिस्टल सेंट्रियोल एक्सियल फिलामेंट्स बनाएगा। अब अपन कह रहे हैं मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट में क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। मिडिल पार्ट कंटेन द माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिडिल पार्ट में क्या होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। मिडिल पार्ट कंटेन द माइटोकॉन्ड्रिया। सराउंडेड माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन मिडिल पार्ट्स। ये मिडिल पार्ट, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज इन स्पाइरल मैनर। स्पाइरल मैनर में अरेंज है। देखो मैंने स्पाइरल मैनर बनाया, जिग जैग, जिग जैग मैनर। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन मिडिल पार्ट विच इज प्रेजेंट इन स्पाइरल मैनर। कैसे मैनर में होते हैं? स्पाइरल मैनर में प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन स्पाइरल मैनर एंड वी सीन दैट दे फॉर्मेशन द एनर्जी। ये क्या करते हैं? एनर्जी फॉर्मेशन करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन प्रोसेस करेंगे। इसके अंदर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन प्रोसेस होगा। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन प्रोसेस होने से क्या होगा? एनर्जी बनेगी, एटीपी सिंथेसाइज होगा और एटीपी सिंथेसाइज होगा तो स्पर्म क्या करेगा? मोटाइल करेगा। अब सवाल आता है स्पर्म जो मोटाइल है, स्पर्म जो सीमन में तैर रहा है, उसका कारण ये है। आपसे पूछा आपकी मोटरसाइकिल क्यों चलती है, आपकी गाड़ी क्यों चलती है? आपका आंसर होता है इंजन। इंजन के कारण चलती है। वैसे तो सब चीजें इंपॉर्टेंट है लेकिन मेन क्या है? इंजन है।
इंजन क्या करता है, गाड़ी को चलाता है, वैसे ही दिस इज इंजन ऑफ द स्पर्म, ये इंजन है स्पर्म का। ये क्या करता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन प्रोसेस करता है, एनर्जी बनाता है। एनर्जी के कारण क्या होता है, स्पर्म गति करता है। स्पर्म है वो मोटर की तरह काम करता है और गति करता रहता है, ऐसे मूवमेंट करता रहता है। इस मूवमेंट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पॉन्सिबल है। यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है बच्चों, ये क्वेश्चन बनता है, इफ वी डिस्ट्रॉय द मिडिल पार्ट, इफ वी डिस्ट्रॉय द मिडिल पार्ट ऑफ स्पर्म व्हाट विल बी हैपन। स्पर्म के मिडिल पार्ट को आप डिस्ट्रॉय कर दोगे, क्या होगा, आपका सीधा सा आंसर होगा स्पर्म होगा, उसका मिडिल पार्ट क्या करेगा, मिडिल पार्ट आपको बताना एनर्जी बनाएगा। एनर्जी बनाता है जिसके कारण स्पर्म मूवमेंट करता है। स्पर्म लोकोमोशन स्टॉप, आपका एक लाइन का आंसर बताना है, स्पर्म लोकोमोशन स्टॉप। स्पर्म का जो लोकोमोशन है वो स्टॉप होगा, स्पर्म का लोकोमोशन स्टॉप हो जाएगा। ये जो जिगजैग मैनर है, स्पाइरल मैनर है, इसको कहा जाता है निबेन कर्ण शीथ। क्या कहा जाता है, निबेन कर्ण शीथ। निबेन कर्ण शीथ क्या है, निबेन कर्ण शीथ का मतलब अरेंजमेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड निबेन कर्ण। निबेन कर्ण, ये क्वेश्चन भी आता है, निबेन कर्ण क्या है, निबेन कर्ण शीथ क्या है, अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन मिडिल पार्ट स्पाइरल मैनर, दिस इज कॉल्ड निबेन कर्ण शीथ। ठीक है, अपने क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन सिंपल सा बना, मिडिल पार्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे क्या होगा, स्पर्म मोटाइल नहीं करेगा, स्पर्म तैर नहीं पाएगा। स्पर्म जो तैर रहा है उसका कारण वो है, आपने देखा होगा कहीं ऐसे पानी के अंदर बोट चलती है, बोट के अंदर से इंजन निकाल देंगे, वो तैरेगी, तैरेगी क्या, नहीं। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया इसको क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है और ये तैरता है। अब मिडिल पार्ट में साइटोप्लाज्म की एक थिन लेयर होती है, मिडिल पार्ट में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन ए थिन लेयर, ऐसे मिडिल पार्ट में थोड़ा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है थिन लेयर में, पतली सी एक लेयर होती है साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन ए थिन लेयर इन मिडिल पार्ट, दिस इज कॉल्ड मैनचेट, 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 दिस इज कॉल्ड मैनचेट शीथ, दिस इज कॉल्ड मैनचेट शीथ, मैनचेट शीथ। मैनचेट शीथ क्या है, मैनचेट शीथ का मतलब ये है मिडिल पार्ट के अंदर क्या होता है, मिडिल पार्ट के अंदर साइटोप्लाज्म पतली लेयर होती है, दिस इज कॉल्ड मैनचेट शीथ। अब इसके लास्ट पोर्शन पे, इसके लास्ट पोर्शन पे मिडिल के लास्ट, मिडिल लेयर, मिडिल पार्ट है, उसके लास्ट पोर्शन पे क्या होते हैं, दो रिंग सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, टू रिंग सेंट्रियोल प्रेजेंट इन लास्ट पोर्शन ऑफ द स्पर्म मिडिल पार्ट। एंड ये जो रिंग सेंट्रियोल है, ये रिंग सेंट्रियोल क्या करते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया को टेल में आने से रोकते हैं। रिंग सेंट्रियोल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया सब टेल में आ जाएंगे। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है, ये रिंग सेंट्रियोल क्या काम करते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया को टेल में आने से रोकते हैं। इफ यू डिस्ट्रॉय द रिंग सेंट्रियोल व्हाट विल बी हैपन, ऑल माइटोकॉन्ड्रिया मूव इनटू टेल, टेल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये स्पर्म हो गया पूरा बच्चों। स्पर्म में क्या क्या क्वेश्चन बने, एक बार अपन इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बने हैं। सबसे पहला हेड, फिर नेक, फिर मिडिल पार्ट, फिर टेल। टेल में सिर्फ इतना ही लोकोमोशन में हेल्प करती है, ये एक्सियल फिलामेंट्स की बनी होती है। ठीक है, अब अपन कह रहे हैं सबसे पहले हेड में क्या है, हेड में एक्रोसोम है, फिर क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम प्रेजेंट इनटू हेड, ये दोनों पार्ट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम प्रेजेंट होगा और ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। एक्रोसोम में क्या होंगे, एक्रोसोम इज ए कैप लाइक एंड फॉर्मेशन फ्रॉम गोल्जी बॉडी सेल ऑर्गेनेल, गोल्जी बॉडी सेल ऑर्गेनेल से बनते हैं। इट कंटेन लाइटिक एंजाइम व्हिच डिसॉल्व द एग मेम्ब्रेन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, अब अपन कहते हैं इसके पीछे क्या है, इसके पीछे है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपको बताना है ओनली कंटेन जेनेटिक मटेरियल, ओनली कंटेन जेनेटिक मटेरियल एंड न्यूक्लियस का जैसा शेप होगा वैसे स्पर्म का शेप होगा। इट हेल्प टू मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, ये स्पर्म के मूवमेंट पे हेल्प करता है। इसके पीछे क्या है, इसके पीछे नेक है, नेक कंटेन टू सेंट्रियोल्स प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। फिर उसके बाद आता है मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट में दो तीन पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट्स ये है कि इसमें क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे प्रेजेंट होते हैं, जिगजैग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, स्पाइरल मैनर में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज कॉल्ड निबेन कर्ण शीथ, इस अरेंजमेंट को कहा जाता है निबेन कर्ण शीथ। फिर उसके बाद ये अपन कहते हैं इसके अराउंड साइटोप्लाज्म में वो थिन लेयर में जिसको कहा जाता है मैनचेट लेयर, मैनचेट शीथ। ये अपने ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, ये मैंने सारे क्वेश्चन बता दिया आपको, आप लोग ध्यान से इसको याद कर ले, आपको इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा।
अब मैं इसमें क्या है, दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सीमन। सीमन क्या है? सीमन क्या होता है? सीमन आपको बताना है स्पर्म, जो स्पर्म है और जो सेमिनल प्लाज्मा है, स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा, उन दोनों के मिलने से बनता है सीमन। ये सीमन क्या करता है ये आपको बताना है। ये स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा, स्पर्म कहां बनते हैं? टेस्टिस में। और ये सेमिनल प्लाज्मा किससे सिक्रीट होता है? ये एसेसरी डक्ट से। किससे सिक्रीट होता है? एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी डक्ट्स और एसेसरी ग्लैंड्स सिक्रीट द सेमाइनल प्लाज्मा। ये दोनों क्या करते हैं? ये एक तरह से आपको बताना ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के टाइम ये मेल क्या करता है? फीमेल के अंदर इसको रिलीज करता है और जिसके कारण क्या होता है? बच्चा होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है जो सीमन है, उस सीमन के अंदर कितने परसेंट तक यूजफुल स्पर्म होने चाहिए? 60% तक। 60% तक अगर यूजफुल स्पर्म होंगे तो उसमें फर्टिलिटी की कंडीशंस बनेगी। 40% तो होने चाहिए। फर्टिलिटी कब पॉसिबल है? जब जैसे मान लो तो आपने बताया कि 30 से 40 करोड़ स्पर्म निकले, 30 से 40 करोड़ स्पर्म निकलते हैं एक बार में, मेल फीमेल के अंदर रिलीज करता है। इसमें से कितने परसेंट होने चाहिए? मोटाइल 60% मोटाइल होने चाहिए, वेल डेवलप होने चाहिए, जिसके कारण ही फर्टिलिटी पॉसिबल होगी। अगर लो अमाउंट में रिलीज हुए तो इस तरह से फर्टिलिटी नहीं होगी। दो क्वेश्चन बनते हैं अपने। सीमन किस किस के मिलने से बना होता है? सीमन इज मेड फ्रॉम स्पर्म एंड सेमाइनल प्लाज्मा। ये स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा के मिलने से बना होता है। सेमाइनल प्लाज्मा किससे सिक्रीट होता है? इट सिक्रीट द एसेसरी ग्लैंड्स। इट सिक्रीट द एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स आप याद है बच्चों क्या क्या नाम बताए थे मैंने बताए थे प्रोस्टेट ग्लैंड्स। क्या बताए थे? प्रोस्टेट ग्लैंड्स। फिर मैंने बताया था सेमिनल वेसिकल्स, सेमाइनल वेसिकल्स, सेमाइनल वेसिकल्स। फिर मैंने बताया था आपको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। ठीक है, ये सब आपको एक्सप्लेन किए थे। ये सब क्या पार्ट्स है, इनके द्वारा क्या सिक्रीट होता है? इनके द्वारा निकलता है सेमाइनल प्लाज्मा। और स्पर्म किस में बनता है? टेस्टिस में। इन दोनों के मिलने से बनेगा सीमन। सीमन के अंदर कितने परसेंट एक्टिव स्पर्म होने चाहिए? 60%। 40% तो जरूरी है। अब कहीं मेल फीमेल की शादी हो जाती है फिर भी बच्चे नहीं होते हैं, तो उसका कारण उस मेल के अंदर स्पर्म है वो है नहीं, उसके सीमन में स्पर्म है नहीं।